दोस्तों नमस्कार। गरीब कर्ज ले और ना लौटा पाए तो उसे मौत मिलेगी। रईस कर्ज ले और ना लौटा पाए तो सरकार कर्ज माफी करा देगी। और इस देश में मध्यम वर्ग का तबका या फिर एमएसएमई से जुड़ा हुआ छोटा व्यवसायी अगर कर्ज ले तो फिर जिंदगी मौत के समान होगी। इन तीन परिस्थितियों के बीच खड़े होकर इस देश की अर्थव्यवस्था को समझने की आज कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भारत कर्ज लेता है, कर्ज बांटता है। कर्ज के आश्रय इस देश की परियोजनाएं चलती हैं। इस देश में किसान हो या मिडिल क्लास हो, रईस हो या कॉरपोरेट हो, जनता का पैसा हो, सब कुछ कर्ज के आश्रय समूचा सिस्टम कैसे चल सकता है। और जो कर्ज ना लौटाए उसे एक तरफ मौत और दूसरी तरफ रईसी, यह भी इसी देश का सिस्टम है। मौजूदा वक्त में इस देश में 127 परियोजनाएं चल रही हैं और सभी परियोजनाओं का पैसा वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। वर्ल्ड बैंक क्यों पैसा देगा और वर्ल्ड बैंक जिन नीतियों को भारत में लागू कराने की दिशा में बढ़ना चाहता है उसकी दृष्टि तो सिर्फ भारत के बाजार पर है। वो चाहता है कि भारत एक बाजार में तब्दील हो जाए और भारत चाहता है, यानी देश में सत्ता संभालने वाली सत्ता चाहती है कि दरअसल कर्ज मिलता रहे और जो भी नीतियां हैं हम लागू कराते चले जाएंगे। हमें इसकी फिक्र नहीं है कि इस देश को अपने पैर पर कैसे खड़ा होना है। हमारी फिक्र यह है कि जब तक हमारे पास सत्ता है तब तक पैसों की कमी होनी नहीं चाहिए, ना हमारी रईसी में, ना हमारे गवर्नेंस के तौर तरीकों में। और पैसा देने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF दोनों तैयार हैं। किन किन योजनाओं में कितना कर्ज का पैसा लगा हुआ है और जितना कर्ज भारत पे बढ़ता चला जा रहा है उसमें बैंकों का योगदान कितना है। और बैंकों में जमा पैसा इस देश के गरीब को दे दिया जाए कर्ज के तौर पर और वो ना चुकता करे तो उसे गाड़ी तले कुचल दिया जाए। और एक छोटा व्यवसायी अगर कर्ज दे पाने में सक्षम ना हो पाए तो उसकी सारी संपत्ति को कौड़ियों के मोल किसी दूसरे के हवाले कर दिया जाए। लेकिन रईसों पर कोई आंच आनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की पहचान वर्ल्ड बैंक और IMF के भीतर एक बढ़ते हुए चकाचौंध भारत की दिशा में है। लेकिन कभी मौका मिले तो विश्व बैंक की उस रिपोर्ट को पढ़िए, जिस रिपोर्ट में वो बहुत साफ तौर पर लिखता है कि 1947 में भारत की पहचान निम्न आय के तौर पर थी, आज निम्न मध्य आय वर्ग के तौर पर है। यानी उस समय एकदम लोअर थे, अब लोअर मिडिल में आए हैं। अभी भी मिडिल परिस्थिति में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से विकसित देश को बनाने का सपना इस देश को दे दिया है और उसकी एवज में बाजार चाहिए। वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज को इस देश में लागू कराना होना चाहिए और कर्ज के आश्रय इस देश को धीरे धीरे चलाते हुए कभी 5 किलो अनाज, कभी नल से जल, कभी MSME को रियायत, कभी गंगा की सफाई, ऐसी दर्जनों योजनाएं हैं जो इस देश के जरिए नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक की जरूरतों के हिसाब से चलती है। आज हमें लगता है बात तो इस बात से शुरू की जाए कि जिस देश के भीतर में 13 करोड़ किसानों के खाते कर्ज लेकर चल रहे हैं, जिस देश के भीतर में उन 13 करोड़ किसानों ने जितना कर्ज लिया, इस देश के सिर्फ 10 कॉरपोरेट ने कर्ज लेकर उससे ज्यादा की रकम नहीं लौटाई है। और इस देश के भीतर में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और उसके साथ छोटे व्यापारी जो मौत मांग रहे हैं कि हम कर्ज नहीं दे पाए तो हमारी जिंदगी इतनी बदतर तो मत कीजिए। तो आइए आज चंद पन्ने खोलते हैं और इस पन्ने की शुरुआत होती है हजारीबाग से। झारखंड का हजारीबाग का इलाका, हजारीबाग में इचाक प्रखंड है। वहां पर उस प्रखंड के भीतर सिजुआ गांव है। वहां उसने कर्ज लिया। वहां के एक किसान ने, जिसके पास 5 एकड़ जमीन, चाहता था कि ट्रैक्टर, नया ट्रैक्टर ले ले, पुराना ट्रैक्टर छोड़ दे। तो उन्होंने जहां से कर्ज लिया वो महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज थे। 2018 में कर्ज लिया, बीच में कोविड काल आ गया, किस्त देना लड़खड़ाने लगा। प्रति माह 14,300 रुपए कर्ज देने थे, लेकिन कोविड काल में यह स्थिति अनुकूल नहीं थी कि कर्ज भी दे पाए। तो कर्ज ना देने की एवज में जो 44 किस्तें थी वो बढ़कर 50 किस्त हो गई और उस 50 किस्त में भी सौदेबाजी और तमाम
वार्तालाप जो हुआ उसमें तय हो गया कि हम 22 तारीख को यानी 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन हम कर्ज लौटा देंगे। चूंकि आज 19 सितंबर है, 22 सितंबर को कर्ज लौटाना था और यह तय हुआ 14 सितंबर को, लेकिन 15 सितंबर को अधिकारी घर पर पहुंच गए वसूलने के लिए और ट्रैक्टर को लेकर जाने लगे। घर की बहू ने कहा ट्रैक्टर मत ले जाइए, यही सी से खेती होती है, लेकिन नहीं माने और उसके बाद जिस कार से आए थे उस कार से उस महिला को रौंद दिया, जिसकी मौत रांची पहुंचते पहुंचते अस्पताल में ही हो गई। वह 2 महीने के गर्भ से थी और जो कर्ज बचा हुआ था उस कर्ज की रकम थी 1,20,000। बैंक के अधिकारी जो वसूलने आए थे वो कह रहे थे 1,30,000 दीजिए। वो कह रहा था अगर 30,000 चाहिए यानी 10,000 ज्यादा चाहिए तो 2-3 दिन का वक्त और दे दीजिए, हम आपको लौटा देंगे। लेकिन यह भी नहीं हो पाया। इस देश के भीतर में जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री बांटते हैं उसमें भी हजारीबाग के इचाक प्रखंड के सिजुआ गांव के 260 लोग उसके दायरे में आते हैं। उस गांव से जब हमने पता किया कि वाकई क्या सबको किसान सम्मान निधि मिला, जानकारी निकल कर आई, जो वहां पर हमारे रिपोर्टर और हमारे जो पत्रकार मित्र हैं उन्होंने जानकारी दी कि 260 में से 175 एवरेज है, कभी कभी 200 तक होता है और कम से कम 120 तक होता है। इतना ही किसान सम्मान निधि का फायदा लोगों को हो पाता है, बाकियों को नहीं मिल पाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है कि किसान सम्मान निधि मिले या ना मिले, समझना यह है कि दरअसल इस देश के भीतर में जो किसान सम्मान निधि का प्रपोजल था वह भी वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया था। यानी जो कैश दिया जाता है वर्ल्ड बैंक ने क्रिएट किया कि गरीबों को आप कैसे कैश ट्रांसफर करेंगे और उनकी जमीन यानी खेती की जमीन के लिए इस देश में कैसे आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर आएंगे, कैसे हर क्षेत्र को सड़क से जोड़ेंगे, पानी से जोड़ेंगे, हवा से जोड़ेंगे। यानी जो आपको नजर आ रहे हैं बड़े बड़े कॉरिडोर्स, उसके पीछे भी वर्ल्ड बैंक की दृष्टि है। जो नजर आ रहे हैं छोटे छोटे हवाई अड्डे, उसके पीछे भी वर्ल्ड बैंक की सोच है। उसको चाहिए इस देश को मार्केट में तब्दील होना और उसका बहुत साफ अपनी रिपोर्ट में मानना है कि भारत के भीतर अभी भी मोनेटाइजेशन की यानी हर चीज की कीमत की बड़ी जरूरत है और उसके जरिए दुनिया के बड़ी कंपनियां बहुत कुछ कमा सकती है। तो भारत एक बाजार में तब्दील हो जाए और जो पेट भरने का सवाल आएगा तो उसके लिए जो कर्ज दिया जाता है और कर्ज जो भारत लेता है उसका लगभग 12% हिस्से से वेलफेयर स्कीम और तमाम मुफ्त में बैंक में पैसा ट्रांसफर चल जाएगा, लेकिन उसकी एवज में जो कमाई होगी वह तकरीबन 120 गुना ज्यादा होगी। यह फिलॉसफी भारत के उस इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है जिसमें कर्ज के आश्रय समूचे सिस्टम को खड़ा किया गया। हम जब जिक्र वर्ल्ड बैंक का कर रहे हैं तो 127 परियोजनाओं का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें $28 बिलियन यानी तकरीबन 2,23,000 करोड़ रुपया दिया गया है और अगली किस्तों में दिया जाएगा। किस्तें लौटाने की भी 2-3 परिस्थिति होती है। एक होता है लंबे वक्त के बाद दीजिएगा यानी आने वाली सरकारों पर वो बोझ पड़ेगा। एक होता है शॉर्ट टर्म, जो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज में डूबा हुआ भारत है उसमें 80% कर्ज आने वाली सरकारों को लौटाना है, 20% सिर्फ मोदी सरकार को लौटाना है। और उसमें भी एक उपाय खोजा गया कि लॉन्ग टर्म कर्ज लेकर उसके एक छोटे से हिस्से को क्या शॉर्ट टर्म में तब्दील किया जा सकता है कि कर्ज हम लौटा भी रहे हैं तो कर्ज लेते हुए कर्ज को लौटाना, कर्ज को बांटते हुए देश की इकोनॉमी को चलते हुए दिखाना और इस देश की वेलफेयर स्कीम और तमाम योजनाएं और परियोजनाओं को कर्ज के पैसे से ही इस दिशा में ले जाना कि देखिए देश तो हम ही चला सकते हैं। अब इसका एक दूसरा हिस्सा देखिए, हम वर्ल्ड बैंक और IMF पे आए। मेरठ के पीके जैन है जो कि वीको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी चलाते हैं, कूलर और रेफ्रिजरेटर बनाते हैं। इनकी पहचान मेरठ में अच्छी खासी है। इन्होंने जो कर्ज लिया लेकिन कोविड के बाद स्थिति नाजुक हो गई। 15 करोड़ 50 लाख का मूल बकाया जो 2016 में था वो आज भी है, लेकिन कर्ज को
ऊपर जो इंटरेस्ट लेता है लगते चला गया, उस इंटरेस्ट को लौटाने के लिए इनकी सारी संपत्तियां बेची जाने लगी। प्रतापपुर और दरियागंज की 2 संपत्ति बेची गई। पीके जैन का कहना है संपत्ति की कीमत 4 करोड़ बेची गई 1.5 करोड़ में। उसके बाद रुड़की में एक फैक्ट्री जिसकी कीमत 14 करोड़ बेची गई 8 करोड़ में, और वहां पर 250 से ज्यादा लोग काम करते थे, सबकी नौकरी चली गई। महत्वपूर्ण यह भी नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जो बिक रहा है वह इंटरेस्ट में जा रहा है, मूल बकाया अभी भी है, तो इनका जो अकाउंट है उसको भी एनपीए में तब्दील कर दिया गया। तो इस शख्स ने यानी पीके जैन ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा, एक मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि अब मैं जिंदगी जीने की स्थिति में नहीं हूं, जिस अवस्था में मुझे लाकर खड़ा कर दिया गया है, मुझे मौत दे दीजिए, मैं इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा हूं। गरीब को गाड़ी से कुचला गया हजारीबाग में, 2 माह का गर्भ था, उसके बाद उसे कुचल दिया गया। मेरठ में जो दिल्ली से सटा हुआ है, यहां पर वह इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। अब यहां से समझिए कि जो विश्व बैंक है, 1945 से भारत जब आजाद नहीं हुआ था तब से इनके संबंध हैं, और 1949 में पहली बार वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया था। नेहरू ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने हस्ताक्षर किए थे। और कर्ज किस लिए लिया गया था? इस देश में रेलवे के विस्तार के लिए लिया गया था, जो रेल लाइन बिछानी थी उसको लेकर लिया गया था। और आज की स्थिति क्या है? गरीब कल्याण योजना उसके दायरे में है, गरीबों के लिए भोजन उसके दायरे में है, नगद सहायता पहुंचाने की योजना उसके दायरे में है, एमएसएमई को जो सुरक्षा प्रदान की जाएगी वह भी उसके दायरे में है, गंगा नदी के पुनरुद्धार है वह योजना भी उसके दायरे में है, खुले में शौच समाप्त कराना यह भी वर्ल्ड बैंक का आइडिया था जो निकल कर आया, उसने वहां पर पैसा दिया और यहां देश में चीजें इंप्लीमेंट शुरू हो गई। और स्वच्छता मिशन के नाम पर जो प्रचार प्रसार पे खर्च हुआ वह इस देश के बजट का और टैक्स पेयर का पैसा था। यानी इसके आगे जब बढ़िएगा तो देश का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप ये कहेंगे कि हां मोदी सरकार ने कमाल का काम कर दिया, तो जरा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को उठाकर देखिए। रेलवे कॉरिडोर, सड़क कॉरिडोर, आंतरिक जलमार्गों का पुनः रूप से नए तरीके से शुरू करना और सभी तंत्रों को बाजार से जोड़ना उसकी पहली प्लानिंग का हिस्सा है। अगर भारत सरकार की सहमति है तो हम आपके लिए परियोजना जो आप वेलफेयर स्कीम पे ना लेकर आते हैं, हम कर्ज देने को तैयार हैं। और कर्ज की स्थिति धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ गई? 499 बिलियन डॉलर जो है ये लॉन्ग टर्म यानी आने वाली सरकारों को चुकाना है। इसको अगर रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो तकरीबन 40 लाख करोड़ ये आने वाली सरकारों को चुकाना है। लेकिन जो कर्ज इस सरकार को चुकाना है उसके दायरे में तकरीबन 10 लाख करोड़ आते हैं, 121.7 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 50 लाख करोड़ का जो कर्ज है, उस कर्ज के दायरे में आने वाली सरकारों को भी उससे जूझना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर योजनाओं का ऐलान और राजनीतिक तौर पर इस देश की गवर्नेंस को कितने चाक चौबंद तरीके से चला रही है सरकार, इसको लेकर लगातार आप बजट का भाषण सुनते होंगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनते होंगे, इस देश में इलेक्शन के भाषणों को सुनते होंगे, लाल किले के प्राचीर से भी आप सुनते होंगे। लेकिन उसके भीतर का सच उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की रिपोर्ट बतला देती है कि दरअसल यह सरकार अपने तौर पर क्या काम कर रही है और उनकी जो योजनाएं हैं उसको इस देश में लागू कराने के लिए उसे किस किस तरीके का कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन कर्ज में डूबे भारत की कहानी यही खत्म नहीं होती है। भारत के भीतर हर शख्स कर्ज के आसरे ही जिंदगी जीता है। आप कहेंगे कर्ज का मतलब क्या है? बैंक का काम ही है कर्ज देना। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि जिस देश के भीतर में सरकार दावा करती हो कि हम इस देश में छोटे और सीमांत किसान, जिनकी तादाद तकरीबन 9-9.5 करोड़ है, उनको हम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 6,000 रुपए हर साल देते हैं, तो उनकी जिंदगी तो सुधर गई। लेकिन सरकार के बैंकों के खातों को अगर टटोलना शुरू कीजिएगा तो जानकर हैरत में आ जाइएगा कि इस देश में किसानों के नाम 13,85,40,234 खाते कर्ज के नाम पर चल रहे हैं। और इसके जरिए जो रकम निकाली गई कर्ज के लिए वह तकरीबन 16,80,366 करोड़ की है।
राज्य दर राज्य किसानों की स्थिति कितनी नाजुक है और वो कर्ज के आश्रय ही उनकी जिंदगी चल सकती है। यानी एमएसएमई का जो चक्कर था, जो मिडिल क्लास के लोग जिससे जुड़ते हैं, वह तो एक अलग हिस्सा है। और जो एमएसपी का हिस्सा था, यानी अनाज की सही कीमत आपको मिल जाएगी, वो ना मिल पाए, लेकिन जिंदगी को चलाना है और जिंदगी को चलाने के लिए सरकार बाहर से कर्ज लेगी, उस कर्ज को इस देश के भीतर में बांटने की स्थिति पैदा करेगी। यानी ये देश अपने तौर पर कैसे, कब, किस रूप में खड़ा होगा और किस रूप में वो चलेगा और भविष्य इस देश का क्या होगा, ये सारे सवालों को मत देखिए, जरा इसको देखिए।